सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत में दिए गए दूसरे पाठ दादी माँ के बारे में पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं श्री शिव प्रसाद सिंह जी हैं। तो जैसे कि शीर्षक से ही पता चलता है, ये पाठ दादी माँ के बारे में है, लेखक की दादी माँ के बारे में। तो इस पाठ में लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। आइए अब इस पाठ को शुरू करते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र, शुभ चिंतक मतलब मेरी भलाई के बारे में जो सोचते हैं, मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, मतलब बताते हैं, और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरी मजाक उड़ाते हैं। प्रतिकूलता मतलब विपरीत परिस्थितियां। सोचता हूँ, अच्छा अब इन बातों को कभी ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस अक्सर मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो इस पद्य गद्य में लेखक ने यह बताया है कि भले ही वह अपने जीवन में बहुत बार बहुत सी कठिनाइयां देख चुके हैं, लेकिन आज भी थोड़ी सी कठिनाई आने पर वह अक्सर दुखी हो जाते हैं, उनका मन दुखी हो जाता है। अचानक यह अक्सर उनकी आंखों के सामने शरद ऋतु की शीत किरणों के समान, शरद ऋतु में जो है, सर्दियों में जो है सूर्य की रोशनी क्या हो जाती है, बहुत धीमी हो जाती है। सूर्य की किरणों में उतनी गर्मी नहीं रहती है, इसलिए उन्होंने लिखा है कि शरद की शीत किरणों की तरह स्वच्छ, माने साफ, शीतल, ठंडी या ठंडक देने वाली किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। किसके बारे में बोल रहे हैं वो? दादी माँ के बारे में। ये धुंधली छाया किसकी है? दादी माँ की है, अर्थात लेखक की दादी माँ बहुत बीमार है, और जैसे ही उन्हें थोड़ा सा समाचार मिलता है कि उनकी दादी माँ बीमार है, तो वे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उन्हें चिंता होने लगती है। तो ऐसे में उनके दोस्त उन्हें यही सांत्वना देते हैं, सांत्वना माने तसल्ली देते हैं कि आने वाली छुट्टियों में वे घर जाकर अपनी दादी माँ से मिल सकते हैं। और पीठ पीछे मतलब उनके बाद, बोलने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन लेखक अपने दोस्तों के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें हमेशा अपनी दादी माँ की क्या आती है? बहुत याद आती है। फिर अगले गद्य में वो कह रहे हैं, मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए। मेरे गांव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है। दूर से सिवान से बहकर आए हुए मोथा और अधगली घासें, वन प्याज की जड़ें और नाना प्रकार के बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी के खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ जाते हैं। बरसात की बात बताई गई है कि घर गांव में जो छोटी सी नालियां होती हैं, उसमें पानी आता है, तो उसमें क्या क्या बह के आता है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे हैं। गांव में बच्चे क्या करते हैं? तालाबों में उसमें कूद करके नहाते हैं। अपने अपने मौसम में अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, तो लेखक यहाँ पर कह रहा है कि उन दिनों हम क्या करते थे, जब पानी आता था उसमें झाग भरे जलाशय में क्या करते थे? कूद करके नहाते थे। अब आगे क्या कह रहे हैं? आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले। आषाढ़ मतलब ये हिंदी महीनों के नाम है। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं, इसका भी दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, ये भी क्या है? अफसोस नहीं है। क्वार के दिनों में गंध भरे झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेखक को बहुत पसंद था कि ये झाग भरे जलाशय में कूदना। मैं भीतर से हुड़क रहा था, मतलब मुझे भीतर से बहुत बेचैनी हो रही थी। एक दो दिन ही कूद सका था, तो उसके बाद क्या हो गए थे? लेखक क्या हो गए थे? बीमार हो गए। वो कह रहे कि मैं तो बस एक दो दिन ही कूद गया था कि बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने मुझे क्यों अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। साबू मतलब एक हल्का भोजन होता है जो बुखार में दिया जाता है। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा, मतलब जो बुखार आया तो चढ़ता ही गया, मतलब और तेज होता गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात के 12 बजे के बाद। आगे लेखक कहते हैं, दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई। अपने बचपन की याद बता रहे हैं वो।
शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में, मतलब जो पानी आता है नहरों में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, मतलब उनकी वेशभूषा के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने सफ़ेद धोती पहनी हुई थी, साफ और स्वच्छ। उन्होंने सर पर सर छुए, मतलब उन्होंने जब उनको लेटे हुए देखा बुखार में तो उन्हें सर छुआ और पेट छुआ। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। उनके जो पल्ले में थी उन्होंने उसमें से मिट्टी उनके मुंह में डाली और माथे पे लगाई। दिन रात चारपाई पर बैठी रहती, कभी उनकी सेवा करने में किसकी, लेखा की, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती। ये गांव के क्या है, इलाज है। और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, मतलब कितना बुखार है। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर से सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। इसका मतलब है कि वह बहुत बीमारी में बहुत ज़्यादा ध्यान दे। बच्चों, इस अध्याय के अगले गद्य के बारे में देखिए। दादी माँ को गौई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। घर गांव में क्या होता है, छोटी मोटी दवाओं के नाम याद आते हैं। नीम, हकीम, वैद्य, दादी, नानी, इनकी दवाइयाँ भी आजमाई जाती हैं। तो हाथ छू करके, पेट छू करके वो बुखार देखती थी कि कितना हो गया, कितना तेज है या कितना कम है। फिर मलेरिया, निमोनिया तक का अनुमान लगा करके विश्वास के साथ सुनाती कि ये बीमारी है। और महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठ के अपने घर में लवंग, गुड़ मिश्रित और गूगल की धूप जलाती थी, जिससे वातावरण क्या होता है, साफ होता है। सफाई, जब बुखार आता था तो सफाई का विशेष ध्यान देती। शहद या मिश्री खत्म हो जाती या चादर वगैरह गिलाफ अगर नहीं बदले जाते तो जैसे पागल हो जाती, मतलब पूरे घर को सर पे उठा लेती थी, या क्रोध आ जाता था, उनको गुस्सा आ जाता था। तो लेखक कह रहा बुखार तो मुझे अब भी आता है, सब मेरा ध्यान देते हैं, नौकर है, मैस महाराज हैं, खाना पकाने वाले हैं, डॉक्टर दवाई देके जाता है, और कुनैन की शीशी से जो मलेरिया कुनैन मिक्सचर होता है, जो मलेरिया में जो दवाई दी जाती है, तो उससे बुखार भी भाग जाता है। पर अब मुझे ऐसे बुखार को बुलाने का मन नहीं करता। लेखक अपने बुखार के बारे में बता रहा है, क्योंकि पहले बुखार जब आता था बचपन में तो उनको बुखार का आना क्या करता था, अच्छा लगता था। लेकिन अब वो कह रहे हैं बुखार तो मुझे अब भी आता है, लेकिन मुझे वो बात नहीं है, मुझे उतना बुखार में अच्छा नहीं लगता जैसे पहले लगता था। किशन भैया की शादी में किशन भैया की शादी हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, मतलब दादी माँ को बहुत खुशी हुई। किशन भैया की शादी में दादी माँ को क्या हुई, बहुत खुशी हुई। अब उस शादी की बात बता रहे हैं। दिन भर गायब रहती घर से, सारा काम जैसे उन्होंने सर पे उठा लिया, मतलब बहुत खुश थी, मतलब वो हर चीज़ में क्या रहती थी, आगे रहती थी। पड़ोसियाँ आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, मतलब हमारे घर में बहुत काम है, एक काम को अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं है। मतलब वह अपने पे ही विश्वास करती थी कि ये काम मैं ही सबसे ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। सभी जानते थे परिवार में कि दादी माँ कुछ नहीं करती, पर काम में उनकी उपस्थिति अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती। मतलब एक वो बड़े बुजुर्ग होने के नाते हर काम में आगे रहती थी। अब लेखक याद करते हुए कह रहे हैं, उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। निकसार मतलब बाहर के आंगन में। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। दुबकी मतलब ऐसे सिमट के खड़ी है, दुब का मतलब छुप जाना। सो ना होगा धन्नो, उन्होंने अपनी भाषा में बोला। गांव की भाषा में रुपये मैं सूद के आज दे दो। वो उनको डांट रही थी कि मेरा जो रुपया है ब्याज सहित दे दो, तेरी आंखों में शर्म तो है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाग रगड़ती फिरी, अब एक पाई भी ना दी, अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी। तो वह रामी को डांट रही थी। रामी एक उनके पड़ोस में रहने वाली स्त्री थी कि उनको रुपया दिया था, लेकिन उसने समय पर रुपया वापस नहीं किया था, तो वह उन्हें डांट रही थी कि सूद समेत दूंगी। तो रामी बोली, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई बोली। दोनों हाथों में आंगन पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप दया न करोगी तो कौन करेगा। रामी की चाची ने कहा कि आप दया न करोगी तो कौन करेगा। किससे कहा, दादी से कहा उन्होंने कि आप दया न करोगी तो कौन करेगा। हट हट, तो उन्होंने कहा दादी ने, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। लेखक ने दादी को कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी।
किसने कहा? लेखक ने दादी माँ से कहा। किसके लिए कहा? रामी की चाची के बारे में कहा। चल चल चला है समझने, उन्होंने लेखक को भी डांट दिया। चुपके से आंगन की ओर में चला गया। कई दिन बीत गए। इस प्रसंग को मतलब इस बात को कई दिन बीत गए, मैं एकदम भूल गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी, मतलब दादी की बहुत तारीफ कर रही थी। मैंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने भाव विवल होकर कहा, बड़े खुशी और आनंद से कहा, उरिन हो गई बेटा, मतलब मैं ऋण से मुक्त हो गई है। भगवान भला करे, हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सारा रुपया छोड़ दिया। किसके बारे में कहा? दादी के बारे में कहा। और जो उन्होंने क्या करा, मुझे 10 रुपए का नोट देकर कहा, ले तेरी बेटी की शादी में काम आएंगे। बेटा देवता है आपकी दादी, देवता। किसने कहा? धनो रामी की चाची ने कहा। किससे? लेखक से। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा किसके लिए कहा? लेखक ने रामी की चाची से कहा। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देके डांटे भी तो क्या लाभ। मैंने मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। मतलब दादी, इसका कहने का अर्थ हुआ दादी बाहर से क्या थी? बहुत कठोर थी, लेकिन अंदर से वह बहुत क्या थी? दयालु थी। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले औरतें क्या करती थी? दिन भर गीत गाया करती थी। मतलब शादी में, किशन भैया की शादी में विवाह से लेकर पुत्र होने तक के सारे अभिनय और गीत गाए जाते थे। लेकिन लेखक बीमार होने के कारण बारात में ना जा सके और उनका ममेरा भाई भी दालान में सोच रहा था, तो औरतों ने उनके आने पर आपत्ति करी, तो दादी ने उन्हें डांटा कि लड़के से क्या पर्दा। बच्चों, अब इस अध्याय का अगला गद्य पढ़ेंगे। कहानी आगे बढ़ाते हुए, मुझे भी पास के एक चारपाई पर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया जब उन्होंने कहा कि लड़के से क्या पर्दा। लेकिन भंडाफोड़ हो गया उनको जब वो बातें कर रहे थे, गाना गा रहे थे शादी से संबंधित, तो लेखक की हंसी रुकी नहीं और भंडाफोड़ हो गया। भंडाफोड़ होना मतलब भेद खुल गया। देवू की माँ ने चादर खींची, उन्हीं में से एक औरत ने चादर खींची, कहा ये बच्चा है जो कल सोया था, और हाथापाई शुरू कर दी। तो दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी, वह आपस में बात करने लगी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास खड़ा हुआ। वस्तु किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते और अभयदान मिल जाता है, जैसे बच्चे करते हैं कि भाग करके दादी माँ के पास चले जाते हैं। और दादी नानी जो क्या करती हैं, उनका क्या करती हैं? पक्ष लेती हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज जैसे कैसी कैसी मालूम होती है। उन्हें अपने दादी की बहुत याद आ रही थी। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते जैसा कैसा नाचता है, इसे दादी खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद अब उनको दादा की याद आती है। दादा की मृत्यु से संबंधित वे बहुत ज्यादा उदास रहती। संसार उन्हें धोखे के समान लगता। दादा ने उन्हें जो स्वयं धोखा दिया, वे सदा उसे आगे भेजकर उसके पीछे छूट जाने की बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति को और भी डामाडोल कर दिया था। मतलब उनके दोस्त जो समय पे काम आने वाले नहीं थे, मतलब सुख के समय काम आने वाले थे, दुख के समय पीछे हाथ हटाने वाले। दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने पर पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। मतलब उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी? डावाडोल हो गई थी। दादी माँ अक्सर क्या रहा करती थी? अब उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। मतलब बहुत ठंड पड़ रही थी, बहुत ठंड पड़ती थी। ठंड के दिनों में शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने में घर में एक संदूक पर दिया जलाकर हाथ जोड़े बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर मतलब प्रेमपूर्ण, स्नेह कातर मतलब प्रेमपूर्ण आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। किसने? मैंने मतलब लेखक ने। क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों को की ओर देखा जब पूछा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। मैंने देखा चारपाई पे बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले ही बाकी है। वे रोने से हो गए। वे सब आपस में बात कर रहे थे। रोता क्यों है रे? दादी ने उनका माथा सहलाते हुए कहा।
किससे कहा? लेखक के पिता से। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने उसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ, मतलब संभाल कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। जब उन्होंने देखा कि घर में पैसे नहीं है तो उन्होंने कहा पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी जैसी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई लेखक की आंखों से। मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? जब वे सब बातें सोच रहे थे लेखक, तो किशन भैया का क्या आ गया? पत्र आ गया। उसमें दादी माँ की मृत्यु का समाचार था, जिसके बारे में लेखक अभी तक सोच रहे थे कि दादी माँ की उनको सारी यादें आ रही थी। घर के प्रति उनका आर्थिक स्थिति संभालना, शादियों के गीत, लेखक का बीमार होने पर उनको सहारा देना, ये सब बातें लेखक को याद आ रही थी। और उनकी मृत्यु का समाचार पाकर लेखक को बहुत ही दुख हो रहा था। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सुप्रभात बच्चों। अभी तक हमने कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत के दूसरे भाग में दादी माँ के बारे में पढ़ा। दूसरे पाठ में इसके लेखक जो हैं शिव प्रसाद सिंह जी हैं। तो इसमें लेखक ने अपने दादी माँ की यादों के बारे में बताया है और उनकी बहुत सारी बचपन से जुड़ी हुई अपनी बहुत सारी बातें बताई हैं। इसके शब्दार्थ हैं शरद, सर्दी का महीना। लवंग बने होता है लौंग। स्वच्छ, जैसा कि आपको पता है साफ। कार, परोजन। कार मतलब होता है यहाँ पर काम का उद्देश्य। परोजन मतलब उद्देश्य, किसी काम को करने का उद्देश्य। उत्साह, जोश, उमंग। जैसे हमें कोई भी काम करने में जोश आता है, जोश से हम कोई काम को उमंग से करते हैं। सहेज कर, संभाल कर, कोई भी चीजों को संभालना। शिवान, नाला। विचित्र माने होता है अजीब। दालान कहते हैं आंगन। गांव में आंगन को बोलते हैं दालान। उरिन, ऋण से मुक्त, कर्ज से आजाद। मतलब उरिन, ऋण का मतलब होता है कर्ज, उससे आजाद। अब इसके प्रश्न उत्तर हैं। लेखक को दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है लेखक को, जो अपनी दादी माँ के बारे में बता रहा है। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ अपनों की यादें, झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी माँ का रात दिन सेवा करना, किशन भैया की शादी में गाए जाने वाले गीत और रात के समय चादर ओढ़कर सोना, ये सब चीजें, और सो करके पकड़े जाना आदि, ये सब चीजें याद आती हैं। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष सबसे अच्छा लगता है और क्यों? जैसा कि इस कहानी में दादी माँ ही क्या है? मुख्य किरदार है। दादी माँ के स्वभाव का सेवा, संरक्षण, परोपकारी और सरल स्वभाव का पक्ष सबसे अच्छा लगता है। वह परोपकारी थी, मतलब दूसरों की भलाई करने वाली। संरक्षण, हमेशा दूसरों को आश्रय देती थी, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में हमेशा सदा सफल रहती थी। रामी की चाची धन्नो को दादी ने कर्ज से मुक्त क्यों कर दिया? दादी ने अपने परोपकारी स्वभाव के कारण, उनका स्वभाव ही ऐसा था, कर्ज से मुक्त कर दिया। साथ ही उन्होंने और की भी क्या किया? उसकी बेटी की शादी में 10 रुपए का नोट शगुन के तौर पर भी दे दिया। अब प्रश्न 4 है, चौथा है, दादी माँ की उपस्थिति हर कार्य में अनिवार्य क्यों मानी जाती थी? दादी माँ की उपस्थिति हर कार्य में अनिवार्य इसलिए मानी जाती थी क्योंकि वे बहुत अनुभवी थी। अनुभवी मतलब उनको बहुत अनुभव था, किसी भी कार्य को करने का उनको बहुत अनुभव था, और किसी के भी घर में खुद को मेहमान नहीं समझती थी। कहने का अर्थ है कि वे दूसरे का कार्य भी अपना समझ के करती थी और दूसरे के हाथ में कामों में हाथ बटाना अपना कर्तव्य समझती थी, मतलब जिम्मेदारी समझती थी। लेखक को अब बुखार बुलाने का मन क्यों नहीं होता? लेखक जैसे कि उसको बचपन में भी बुखार आता था, लेकिन अब उसको बुखार बुलाने का मन क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं करता है क्योंकि यदि उन्हें बुखार हो जाए तो उन्हें सब सुविधा तो मिलती है, खिचड़ी भी मिल जाती है, दलिया भी आ जाता है, डॉक्टर बुखार भी चेक कर लेता है और कुनैन का मिक्सचर भी दिया जाता है। मिक्सचर मतलब बुखार कम करने की दवाई, कुनैन। लेकिन इस सब में दादी माँ का जैसा प्यार नहीं होता है, वो बात नहीं होती जो उन्हें बचपन में दादी माँ से मिलती थी। अब दादाजी की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? मतलब घर में
पैसों की परेशानी कमी क्यों हो गई थी? इसलिए हो गई थी, खराब इसलिए हो गई थी मृत्यु के बाद, दादा की मृत्यु के बाद, क्योंकि पिताजी ने धन का सही उपयोग नहीं किया। दादी माँ के बेटे ने गलत मित्रों की संगति से, मतलब उनके साथ रहने से सारा धन क्या कर दिया? उड़ा दिया, नष्ट कर डाला। और दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अपार धन संपत्ति क्या की? व्यय की, मतलब खर्च की श्राद्ध में। दादी माँ की याद आते ही लेखक के सामने क्या तस्वीर बन जाती थी? तस्वीर मतलब उनके सामने क्या पिक्चर आती थी, आगे से क्या सोचते थे वो, क्या दिखता था उनको? दादी माँ की याद आते ही शरद ऋतु की शीत किरणों की भांति, मतलब सर्दी के दिनों में ठंडी किरणों की भांति, ठंडी हवा की भांति आंखों को सुख प्रदान करने वाली साफ और शीतल एक धुंधली की सी तस्वीर बन जाती थी, मन को भाने वाली, जो अपनत्व की मूर्ति मालूम होती थी, जो अपनेपन की मूर्ति। मतलब उस तस्वीर को देख के ऐसा लगता था कि दादी माँ उनकी क्या कर रही है? सहायता कर रही है। दादी माँ ने अपने वंश की अंतिम निशानी सोने का कंगन अपने पुत्र को क्यों दे दिया? दादी माँ का पुत्र व पोता दोनों ही आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे। जब उन्होंने पिता का श्राद्ध किया तो पूरा धन ऐसे ही खर्च कर दिया, तो उनको आर्थिक तंगी हो गई। तो उनकी परेशानी देखी नहीं गई दादी माँ से। उन्होंने देखा कि घर में परेशानी हो रही, तो देखी नहीं गई। तो उन्होंने सोचा कि यह कंगन ही इस समय इन्हें दुखों से छुटकारा दिला सकता है, मतलब उसको बेच करके वो उन पैसों से अपना घर का खर्च चला सकते हैं। इसलिए दादी माँ ने अपने कंगन जो था उनका वंश की लास्ट निशानी कंगन को क्या कर दिया? अपने पुत्र को दे दिया, उनके आर्थिक स्थिति को क्या करने के लिए? सुधारने के लिए। उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन आंसर जो प्रश्न उत्तर है समझ में आ गए होंगे। अब आप इनको लिखेंगे और याद करेंगे।